देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। मेरे दादाजी की अपनी जमींदारी थी और वो गांव में एक आलीशान कोठी में रहते थे। नौकर चाकरों से भरी उस हवेली में बहुत सारे फलों के बगीचे थे। सड़क से थोड़ा अंदर आने पर एक बड़ा सा सींग द्वार जिस पर दादाजी का नाम खुदा हुआ था। अंदर घुसते ही चारों तरफ मादक फूलों और फलों की खुशबू और बड़े बड़े पेड़ों के बीच से लहराती हुई सड़क कोठी के द्वार तक आती थी। जब हम छोटे थे तब छुट्टी होने पर हम लोग दादाजी के पास रहने आ जाते थे। पापा हम लोगों के साथ दिल्ली में रहते थे। दादाजी की मृत्यु के बाद हम लोगों का जाना भी बंद हो गया। पिताजी के समय से ही उपाध्याय जी उस कोठी के केयर टेकर थे। कोठी की देखरेख और दीगार जवाबदारी सब कुछ उन्हीं के कंधों पर थी। जो भी पैसा आता वो बैंक में जमा करवा देते हैं। दादाजी की बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी कि उनकी कोठी को बेचा जाए। शायद यही वजह थी कि पापा जी ने अभी तक यानी कि अपने जीते जी उस कोठी का कभी सौदा नहीं किया। अब माताजी पिताजी के स्वर्गवास के बाद अपनी व्यापार की ज़रूरत के हिसाब से जब हमें विदेश में बसने की ज़रूरत महसूस हुई तो अपनी बाकी संपत्तियों को रखने की कोई ज़रूरत महसूस नहीं होने पर उन्हें बेचने का दिल बना लिया। इसी वजह से मैं अपनी पुश्तैनी कोठी के लिए लोगों को बतला दिया। एक सेठ अपने फार्म हाउस के लिए उस संपत्ति को खरीदने में दिलचस्पी दिखाते ही एक हफ्ते बाद का समय तय कर उपाध्याय जी को खबर दे दी। यथा समय पर हम दोनों यानी कि मैं और मेरी पत्नी हम लोग गांव जा पहुंचे। उपाध्याय जी ने कोठी के फाटक खोले, फिर तभी आवाज में कहा, बड़े मालिक इस कोठी को बेचने से मना करते थे और उनके सम्मान में आपके पिताजी ने भी कभी इस कोठी को नहीं बेचा। मैंने दिल में सोचा, कोठी बिकने से इसका काम चला जाएगा, शायद इसीलिए बोल रहा है। पर इसे बेचकर उपाध्याय जी को तकरीबन 5 लाख उनकी इतनी सेवाओं के लिए देना हम दोनों ने पहले ही तय कर लिया था, लेकिन कुछ भी उन्हें बतलाया नहीं था। रात में आराम की नींद सो अगली सुबह हम सरपंच जी के घर पहुंच गए, पर दोपहर तक भी वो सेठ नहीं आए। तब सरपंच जी बोले, बेटा शायद वो नहीं आएगा, उसे किसी ने तुम्हारी कोठी के बारे में बतला दिया होगा। बतला दिया होगा? पर क्या? सरपंच जी ने पहली बार अपना मुंह खोला। वो तुम्हारी कोठी सामान्य नहीं है, वो भूतों का अड्डा है। तो इस पर मैं बोला, हम दोनों तो कल रात वहीं पर थे, हमने तो कोई चीज़ महसूस नहीं की। वो हमें बहुत समझाने की कोशिश करते रहे, पर जब हम नहीं माने तो वो अंदर गए और नीम की 2 छड़ियाँ ले आए। तो फिर बोले, बेटा तुम्हें बचपन से देखा है इसलिए बोल रहा हूँ, या तो तुम मेरे यहाँ रुक जाओ, नहीं तो ये छड़ी अपने पास ही रख लो, नहीं तो कल सुबह का सूरज नहीं देख पाओगे। मैं रात का खाना खाकर अपने बिस्तर पर बैठा एक किताब पढ़ रहा था। मेरी पत्नी सो चुकी थी। उस वक्त मेरी हाथ घड़ी में 12 बज रहे थे कि मैंने अचानक कमरे के बाहर बारामदे से किसी के रोने की आवाज़ सुनी। गांव का माहौल रात में कुत्तों के भौंकने की आवाज़ों के अलावा कुछ भी सुनाई नहीं देता था, पर यह रोने की आवाज़ और फिर कुत्तों के भौंकने की आवाज़ जैसे बंद हो गई। वो भी किसी वजह से डर के मारे रोने लगे थे। कुत्तों का रोना माहौल को डरावना बना रहा था। हालांकि मैं भूत प्रेत को मानता नहीं था, लेकिन उस वक्त
मेरी रीढ़ की हड्डी में एक अजीब सी सरसराहट महसूस हो रही थी। मैं जैसे ही उठकर जाने लगा तो मैंने अपनी कलाइयों की उंगलियों का दबाव महसूस किया। फिर अपनी पत्नी को बहुत ही फुसफुसाती आवाज में सुना, दरवाज़ा मत खोलना। मैं डर की वजह से जड़ हो गया। दरवाजे पर दस्तक की आवाज़ से जैसे मैं अपने होश में वापस आया। पहले दस्तक बहुत ही धीरे धीरे आ रहे थे, फिर उसकी तीव्रता बढ़ती गई और आखिर में लगने लगा कि जैसे दरवाज़ा टूट ही जाएगा। थोड़ी देर के बाद दस्तक बंद हो गई। हम दोनों अपने हाथ में सरपंच जी की दी हुई नीम की छड़ी लेकर धीरे से दरवाज़ा खोल कर निकले। तभी ऊपर से एक काली सी छाया मेरे ऊपर कूदी। मैं नीचे गिरा और उसने मेरी एड़ियों को अपने दांत में गड़ा दिया। मैं दर्द से बिलबिला उठा और पूरी जोर से चीखा। तभी मेरी पत्नी ने अपनी छड़ी से उस छाया पर जोर से प्रहार किया। शायद उस छड़ी की वजह से वो छाया हमसे एकदम से दूर हो गई और फिर हवा में कहीं विलीन हो गई। अब हम कमरे के अंदर आए और दरवाज़ा बंद किया। सुबह तक दोनों ने किसी तरह हनुमान चालीसा का जप कर काटा। केयर टेकर के आते ही हमने अपना सामान लेकर सरपंच जी के घर पर शरण ले ली। उन्होंने गांव के डॉक्टर को बुलावा भेजा। मरहम पट्टी करवा कर बोले, बेटा मैं जानता था कि कुछ ऐसा ही होगा। आपके दादाजी की मौत के बाद एक परिवार ने उस कोठी को किराए पर लिया था। अगले दिन सुबह उनकी लाश आधी खाई हुई हालत में मिली। गांव वालों ने एक बड़े ओझा को बुलवाया था, जो सब कुछ देखकर समझकर बोला कि इस कोठी में कोई भी रह नहीं पाएगा। अगर कभी शाम के बाद अंदर जाने की कोशिश होती है तो नीम की छड़ी के अलावा ना जाएं। इसलिए मैंने आपको नीम की छड़ी दी, जिससे कल रात आपकी जान बच गई। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। मैं और मेरी बचपन की दोस्त स्नेहा आज फिल्म देखने जाने वाले थे और जैसा कि लड़कियां अक्सर करती है, उसे तैयार होने में लेट हो गया। हमने शाम 6:30 बजे वाले शो की टिकट ली थी। थिएटर हमारे घर से आधे घंटे की दूरी पर था, पर शाम को 6 बजे के करीब ऑफिस और कॉलेज छूटने लग जाते हैं, जिस कारण काफ़ी ट्रैफिक हो जाता है और आधे घंटे दूर जगह पहुंचने में 2 घंटे लग जाते हैं। हमारा प्लान था 5:30 बजे निकलने पर हम हो चुके थे 5:48। हमने बस पकड़ी पर देखा कि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गया था, जिससे हमने अनुमान लगाया कि हमारी फिल्म के लिए काफ़ी लेट हो जाएंगे। तब स्नेहा ने कहा कि चलकर अगर जाएं तो हम 6:30 बजे से पहले पहुंच सकते हैं। स्नेहा बचपन से ही साहसी और चंचल किस्म की थी और मुझे उसे कुछ ऐसे प्लान की ही उम्मीद थी। वो ये बोलकर सीधे दौड़ पड़ी। बस से उतरकर मैं भी उसके पीछे भाग लिया। उसने बताया कि उसे कुछ गलियां मालूम है जहां से निकलने पर उनका समय बच सकता है, पर वो गलियां बस्ती से होकर गुजरती है जहां ज़्यादातर मजदूर लोग रहते हैं। वहां गुंडे, चरसी और शराबी सभी तरह के लोग मिल जाएंगे और इसलिए मैं वहां जाने के खिलाफ था। फिर भी वो नहीं मानी और भागती हुई चली गई। मैं भी उसका पीछा करने लगा। वो गली काफ़ी संकरी थी, सिर्फ एक आदमी के आने जाने की जगह थी। साथ ही वहाँ अंधेरा भी था और वो गली सुनसान भी थी। मुझे डर लगने लगा कि कहीं कोई गुंडा अचानक से हम पर हमला न कर दे, पर स्नेहा के चेहरे पर डर का कोई भाव नहीं था, बल्कि उसे तो मज़ा आ रहा था। यूं ही हम अंदर जाते गए
और हमें सामने एक चौराहा दिखा। तभी हमारे दाईं ओर वाली गली से एक औरत जो कि फटे पुराने कपड़े पहने हुए थी और पागल सी लग रही थी, उसे देखकर मैं एकदम से चौंक गया। फिर वो हमारे सामने आकर खड़ी हो गई और बोली, तुम दोनों उस पीले फूल वाले पेड़ से उससे दूर रहना। वो जो सफ़ेद इमारत के पास है वहाँ बिल्कुल मत जाना, वरना बुरा हाल होगा। और फिर वो हंसते हुए पागलों की तरह बाईं वाली गली में कहीं गायब हो गई। स्नेहा को ये सब सुनकर काफ़ी एक्साइटमेंट हो गई और वहीं मैं काफ़ी डर चुका था। मैं स्नेहा को वापस घर जाने के लिए बोलने लगा, पर वो नहीं मानी। आखिर हम उन गलियों से बाहर निकले और मेन रास्ते पर पहुंचे। अचानक से आसमान में काले बादल जमा होने लग गए और बिजली भी कड़कने लगी। मुझे ये किसी अनहोनी की निशानी लग रहे थे। मेरा डर बढ़ने लगा। फिर थोड़ा आगे जो मैंने देखा उसे देखकर मैं हक्का बक्का रह गया। मुझे हमारे सामने एक सफ़ेद इमारत के पास एक पेड़ दिखाई दे रहा था जिस पर पीले फूल थे। मैंने स्नेहा को रोका और कहा कि हमें वहां नहीं जाना चाहिए, मगर उसने मेरी एक नहीं मानी और आगे दौड़ पड़ी। मैं भी तेजी से आगे बढ़ा और स्नेहा को पीछे धक्का देकर उस पेड़ के नीचे खड़ा हो गया। और तभी जहां मैं खड़ा था तभी अचानक से मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे ज़मीन के नीचे से किसी ने मेरे पैरों को पकड़ लिया हो। पहले तो मैंने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, मगर धीरे धीरे वो पकड़ जोर होने लगी। बादल जोरदार गरज रहे थे और ऐसा लगा जैसे बिजली मेरे पास ही कड़की हो। मैं डर के मारे वहाँ पर थर-थर काँप रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से मेरे पैर इतने भारी से क्यों होने लगे। मैंने बहुत हिम्मत करके अपना एक पैर आगे बढ़ाने की कोशिश की ताकि मैं वहाँ से निकल सकूं, मगर मेरा पैर आगे बढ़ ही नहीं रहा था। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई मेरे पैरों को पकड़ कर रखा हो और मुझे आगे बढ़ने नहीं दे रहा हो। मैंने स्नेहा को ये बात बताई। उसने मोबाइल का टॉर्च मारकर नीचे ज़मीन पर देखा, मगर वहाँ पर कुछ भी नहीं था। मगर मैं साफ महसूस कर पा रहा था कि किसी ने मेरे दोनों पैरों को पकड़ रखा है, मगर कोई हाथ या फिर कुछ भी ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा था। मैं डर गया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करूं। मैं अपने पैरों को चाह कर भी आगे नहीं बढ़ा पा रहा था। तभी वो हाथ जिन्होंने मेरे दोनों पैरों को पकड़ रखा था, जो कि दिख नहीं रहे थे, उन्हीं हाथों ने मुझे एकदम से ज़मीन पर पटक दिया और फिर मुझे घसीटता हुआ उस सफ़ेद इमारत के भीतर ले जाने लगा। मैं घसीटता हुआ उस इमारत के अंदर जा रहा था और स्नेहा भागती हुई मेरे पीछे पीछे आ रहे थे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। मैं खींचता हुआ उस सफ़ेद इमारत के अंदर जा पहुंचा। मेरे पीछे पीछे स्नेहा भी आई। मोबाइल की फ्लैशलाइट में वो मुझे उठाने की कोशिश कर रहे थे, मगर वो हाथ मैं अभी भी अपने पैरों पर महसूस कर पा रहा था। तभी मुझे ध्यान आया, मेरी माँ ने बताया था कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन हो जाए तो फिर एक ही काम करना। तो मैंने वही किया। मैंने ज़ोर ज़ोर से हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दिया और मेरे ऐसा करते ही मैंने महसूस किया कि वो हाथों की पकड़ मेरे पैरों पर से धीमी होती जा रही है। धीरे धीरे वो हाथ ऐसा महसूस हुआ जैसे उन्होंने मेरे पैरों को छोड़ दिया हो, जिसके बाद मैं उठा और फिर हम दोनों भागते हुए उस इमारत से दूर जा खड़े हुए। वो सब क्या था मैं कुछ भी समझ नहीं पाया, मगर वो जो कुछ भी था मामूली तो नहीं था।
तो दोस्तों, ये थी आज की दूसरी कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की तीसरी कहानी की ओर। ये कहानी मेरे एक दोस्त की है। उसके मुताबिक वो आज से करीब 5 साल पहले एक गांव में गया था। दरअसल वहां पर उसे एक काम मिला था। एक जमींदार की बहुत पुरानी हवेली थी। उसे बस उस हवेली की पहरेदारी करनी थी रात के वक्त। ज़रूरी ये था कि उस हवेली में बहुत सारी महंगी चीज़ें बहुत ही पुरानी और कीमती थीं। वो चीज़ें कहीं चोरी ना हो जाए, बस उसे यही देखना था। हवेली के बाहर एक छोटा सा बेंच लगा हुआ था। वहीं पर बैठकर उसे रात भर हवेली की पहरेदारी करनी थी। बस यही काम था और इस काम के लिए उसे काफ़ी अच्छे पैसे भी मिलने वाले थे। तो इस पर मेरा दोस्त तैयार हो गया। उसका नाम रवि था। रवि को ऐसे काम की ही तलाश थी जहाँ बस उसे बैठकर एक चीज़ को ही देखते रहना था। कोई ज़्यादा मेहनत नहीं, बस रात भर जागना ही तो था। उसमें भी अगर बीच में एक आध झपकी ले भी ली तो क्या ही जाएगा। यही सोचकर उसने वो काम चुन लिया। काम पर उसका वो पहला दिन था, यानी कि पहली रात। वो रात कुछ अजीब सी थी। सनसनाती हवाएं चल रही थी। माहौल कुछ अजीब सा था। आसमान पर बादल थे, किसी भी पल बारिश आ सकते थे। वो इसके लिए पहले से ही तैयार था, इसीलिए तो वो अपने साथ में छाता भी लेकर आया था। वो वहां पर बैठा बैठा उस हवेली को चारों तरफ से देखे जा रहा था। हवेली काफी पुरानी सी मालूम पड़ रहे थे। उस अंधेरे में भी पता नहीं क्यों वो हवेली जैसे चमक से रहे थे। एक अजीब सी रोशनी थी वहां। खैर, वो काफी पुरानी और बहुत ही कीमती मालूम पड़ रहे थे। उसके अंदर भी काफी कीमती सामान है, ऐसा उसके मालिक ने कहा था रवि को। रवि सोच में पड़ गया कि आखिर ऐसा कौन सा कीमती सामान है कि उसे एक चौकीदार को रखना पड़ा। और अगर इतना ही कीमती सामान है तो वो मालिक खुद इस हवेली में क्यों नहीं रहता। यही सोचकर रवि के दिमाग में कुछ ना कुछ आइडिया आ रहा था। उसने सोचा क्यों ना एक बार इस हवेली के अंदर जाकर देखा जाए, पता नहीं इसके अंदर क्या है। यही उत्सुकता उसे खाए जा रहे थे। वो अपना टॉर्च लेकर उठा। छाता उसने वहीं बेंच पर ही छोड़ दिया और वो उस हवेली की तरफ आगे बढ़ने लगा। टॉर्च की रोशनी में वो हवेली काफी चमक सी रहे थे। वो उस हवेली के टूटे हुए मेन दरवाजे को सरकाकर अंदर दाखिल हुआ। उसके अंदर भी एक और दरवाज़ा था जिसके बाद ही वो हवेली में दाखिल हो सकता था। वो उस दरवाजे के पास जाकर खड़ा हो गया। उसने देखा कि बाहर कोई ताला नहीं लगा है। उसे हैरानी हुई कि अगर इतना ही कीमती सामान है तो फिर बाहर एक ताला क्यों नहीं लगवाया। खैर, उसने दरवाजे को सरकाकर हवेली के अंदर अपना पहला कदम रखा। हवेली के अंदर कदम रखते ही उसे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे उसके कानों में किसी ने फुसफुसा कर कुछ कहा हो। वो एक पल के लिए सोच में पड़ गया, मगर फिर उसने सोचा कि जब इतनी दूर आ ही गया है तो क्यों ना हवेली के अंदर भी जाया जाए। तो वो हवेली के अंदर घुस गया। हवेली के अंदर टॉर्च की रोशनी में कुछ भी साफ साफ नजर नहीं आ रहा था, क्योंकि वहां काफी ज्यादा अंधेरा था। खैर, वो टॉर्च घुमाकर इधर उधर देखने लगा। वहां पर कुछ चीजें थी, पुराने सोफे, कुछ तस्वीरें और कुछ कलाकृतियां भी। रवि ने सोचा कि बेशक ये बहुत महंगी होंगी, इसीलिए तो मालिक ने मुझे यहाँ पर रखा है इनकी देखभाल करने को।
रवि ये सब सोचकर अभी टॉर्च की रोशनी इधर उधर घुमा ही रहा था कि तभी अचानक से उसके सामने एक बहुत ही भयानक सी दिखने वाली औरत आ खड़ी हुई। उसका पूरा चेहरा जला हुआ था, उसकी आंखें लाल चमक रहे थे। उस औरत को एकदम से अचानक से पाकर रवि वहीं जमीन पर गिर पड़ा। वो बहुत डरा हुआ था। वो घसीटते हुए दरवाजे की ओर बढ़ने लगा। वो औरत भी लगातार उसकी ओर बढ़ रहे थे, मगर तभी रवि एक झटके से उठा और वो हवेली से दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल आया। उसने पीछे पलटकर देखा तो वो औरत बाहर नहीं आ रहे थे, वो उस हवेली के अंदर ही थे। रवि भागते भागते वहां से दूर जा पहुंचा। उसने इस बात का जिक्र अगले दिन उस हवेली के मालिक जमींदार से किया तो उसने बताया कि दरअसल बहुत पहले उस हवेली में एक घटना घटी थी, जिसके बाद से वो हवेली भूतिया हो गई है। उसमें कोई भी रह नहीं सकता और उसमें बहुत से कीमती सामान भी है जिसकी देखभाल भी करनी होती है। इसीलिए उन्होंने रवि को रखा था, मगर रवि ने उसी दिन ही वो नौकरी छोड़ दी।